जी, बता दीजिए। यस, हमारी वॉइस आप सबके पास जा रही है, प्लीज़ बताएँ। यस मैम, आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं। 4, 5, 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला वर्ड क्या है? पेंसिव, वेल नोन है। पेंसिव क्या हो जाएगा? जी, बताइए फटाफट आप लोग। रिफ्लेक्टिव हो जाएगा ना? बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है प्रोस्क्राइब। एक होता है प्रेस्क्राइब, एक होता है प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मतलब किसी चीज को रिकमेंड करना, प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है? क्या हो प्रोहिबिट। जाएगा? प्रोहिबिट। बहुत अच्छे। फॉरबिड करना, प्रोहिबिट करना, बहुत गुड अच्छे। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट आता है प्रेस्टाइन। प्रेस्टाइन क्या होता है? जो ओरिजिनल है। बहुत अच्छे। अनस्पॉइल्ड। अनस्पॉइल्ड। बहुत अच्छे। अनस्पॉइल्ड भी होता है, ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिनल कंडीशन में हो ना, लाइक जैसे जो एंशिएंट चीजें होती है ना, प्राचीनता के सेंस में है। नेक्स्ट आता है पैरागॉन। पैरागॉन क्या होता है? एक प्रकार से जो परफेक्ट एग्जाम्पल हो, हाँ, बोलते हैं ना, यू एग्जाम्पलर। बहुत अच्छे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैगमैटिक। फ्लैगमैटिक क्या होता है? जो एकदम काम हो, शांत हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस, जो अनइमोशनल हो। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस क्या होता है? जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज में हो, डिग्री में हो ना, बहुत विशालता के सेंस में होता है। एक मिनट, यहाँ नीचे नहीं है, अब इधर जाना पड़ेगा हमें इसका आंसर देखने के लिए। यस, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इमेंस। इमेंस। बहुत अच्छे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है पैलेड। पैलेड क्या होता है? जो मुरझाया हुआ हो ना, कलर में फीका कलर। हाँ, पहले हो जाएगा। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है परनीसियस। वेल नोन है, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल ना। नेक्स्ट आता है प्लेबियन। प्लेबियन क्या होता है? जो एक प्रकार से समझिए कि एक प्रकार से कॉमन के सेंस में होता है, जो साधारण ना, जनमत भी होता है। प्लेबिसाइट आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे प्लेबियन क्या हो जाएगा? कॉमन। नेक्स्ट आता है प्यूटेटिव। प्यूटेटिव क्या होता है? किसी चीज के लिए एक प्रकार से कल्पना करना, सपोज करना, बोलती है ना, माना, ठीक है ना, ये चीज एक्स है, सपोज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हाँ जी, नेक्स्ट आता है प्रोपेंसिटी। वेल नोन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोपेंसिटी का टेंडेंसी। टेंडेंसी। बहुत अच्छे। इंक्लिनेशन भी होता है ना, इंक्लिनेशन। नेक्स्ट आता है पेरेग्रिनेशन। पेरेग्रिनेशन क्या होता है? जर्नी के सेंस में होता है। क्या हो जाएगा? ट्रैवल हो जाएगा। परवेड। परवेड मतलब होता है विस्तारित रूप से, प्रसार होता है, स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पेचुलेंट। पेचुलेंट क्या हो जाएगा? जो थोड़ा सा ना इरिटेट वाला हो, मतलब जिसे बोल सकते हैं तुनक मिजाजी, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाए। पीविश। पेविश। बहुत अच्छे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है पॉन्डरस। पॉन्डरस क्या होता है? जो कमर्शियल। कंबरसम हो। बहुत अच्छे, मिल भी रहा है यहाँ पे। विशालता के सेंस में, भारी, जो वजनदार हो। प्रोबिटी। प्रोबिटी क्या होता है? जो इंटेग्रिटी हो, जिसके अंदर लॉयल्टी हो, ऑनेस्टी हो। नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिक। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड क्या है। प्रोविडेंट। प्रोविडेंट क्या होता है? जो विवेकी हो ना, मेकिंग प्रोविजंस लाइक फ्यूचर के लिए सोच के रखे, कॉशियस हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रूडेंट। प्रोडक्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट मतलब होता है जो प्रोडिगल टाइप के होते हैं ना, जो फिजूल खर्ची करते हैं। क्या हो जाएगा? वेस्टफुल। वेस्ट। बहुत अच्छे। प्रोफ्लीगेट जो वेस्टफुल हो। पिनेकल। वेल नोन है, क्या हो जाएगा? समिट। सबमिट हो जाएगा। पिटांस। पिटांस क्या हो जाएगा? स्मॉल एक प्रकार, अमाउंट। हाँ जी, पिटांस मीन्स होता है स्मॉल अमाउंट, या आयोटा। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आयोटा। नेक्स्ट आता है प्रोलिक्स। प्रोलिक्स क्या होता है? जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्ड को यूज करने वाला। क्या हो रोज। जाएगा? वर्बोज। बहुत अच्छे। पल्पेबल। वेल नोन है, जो टेंजिबल। कैसा? हाँ जी, क्या हो जाएगा? टेंजिबल। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट।
नेक्स्ट आता है परफाइडी। परफाइडी क्या होता है? जो बिट्रायल करे ना, धोखा दे, क्या हो जाएगा? ट्रिचेरियस। ट्रिचरी, ट्रिचरी है यहाँ पे, ट्रिचेरियस नहीं है, ट्रिचरी। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है पैनेगैरिक। पैनेगैरिक क्या होता है? किसी के लिए अच्छी अच्छी भाषा यूज करना, प्रशंसा करना, प्रेजिंग करना, क्या हो जाए? यूलॉजी। बहुत अच्छा। इस तरीके से 475 तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू। वेलकम, वेलकम एवरीवन। हिस्ट्री में हम लोग जो है थैंक यू मैम। क्या पढ़ रहे थे? क्यों? हो गया न्यू क्लासिकल है। हो गया था न्यू प्रोसेस हमने। न्यू क्लासिकल। जस्ट वेट। एक मिनट, थोड़ा कनेक्ट होने में दिक्कत आ रही। जस्ट वेट। कुछ टेक्निकल नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। कीप पेशेंस। स्क्रीन हमारी विजिबल हो गई होगी। यस सर, हो गई है। कैरोलिन पीरियड जो है आज हम लोगों को देखना है। कल जो है हम लोगों ने एलिजाबेथ और फिर इसके बाद जो है जैकोबियन पीरियड, और जैकोबियन के बाद जो है आज हम कैरोलिन पीरियड को देखेंगे। कैरोलिन पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट की डेथ के बाद जो है द ग्रेट ब्रिटेन वाज रूल्ड बाय हिज सन चार्ल्स सेकंड। उनके ही लड़के थे, सॉरी, चार्ल्स फर्स्ट, फॉर 24 years फ्रॉम 1625 AD टू 1649। 1649 में जो है इनको beheaded कर दिया जाता है। The term Caroline is derived from Latin, means Charles। इसका मतलब चार्ल्स होता है। King Charles first is often called the Charles the Martyr। इनको beheaded कर दिया गया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो द कैरोलिन पीरियड वाज सब्जेक्ट टू द ग्रोइंग रिलीजियस
political and social disharmony between the King Charles I and his supporter, known as the Royalist Party, with the English Parliament. जो पार्लियामेंट थे उनके बीच में जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा और यहाँ पर जो के अपोज में रहे वो प्यूरिटन रहे, प्यूरिटन अपोजिशन में रहे। Increasingly opposed the king's policies and attempted to curb his authority. He led the several confrontation and disagreements between the king and the parliament. और परिणाम ये आता है कि 49 में इनको बेहद कर दिया जाता है। इसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आता है। The Caroline period, which encompassed the reign of King Charles I of England, concluded with the execution outside the banquet house in 1649. He was indeed beheaded on January 13, 1649. The execution marked the end of the monarchy in the England and led to the establishment of the Commonwealth of England under the leadership of Oliver Cromwell. इस पीरियड के जो राइटर रहे जॉन मिल्टन है, अच्छे जानते हैं, रॉबर्ट बर्न्स हैं, थॉमस ब्राउन हैं और कवेलियर पोइट्स जो उनके टाइम पर जो है प्यूरिटन, कवेलियर, मेटाफिजिक 3 प्रकार के थे। कवेलियर जो पोइट्स थे वो चार्ल्स के जो है सपोर्टर वाले थे, अब मोनार्क के सपोर्ट वाले का ज़्यादा अच्छा हुआ। कॉमनवेल्थ के जो फीचर रहे, कवेलियर पोइट्स यूज द डायरेक्ट एंड colloquial लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव द हाईली इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। इम्पोर्टेंट जो थीम रहती थी उस समय की, ऑनर एंड कार्प डीम, सीज ऑफ द डे जिसे कहते हैं, ये सब ज़्यादातर कवेलियर के पोइट्स की जो है फीचर रहते हैं। मोस्ट ऑफ पोइट्स वर द कोर्टियर, इसमें ज़्यादातर सब वो दरबारी कवि हुआ करते थे, राजा के जो है रेंज में ही कहते थे। जैसे कि जो है तमाम और थे, लेकिन जो रॉबर्ट हेरिक थे ये जो है कोर्टियर नहीं थे। मेजर कवेलियर पोइट्स में अगर देखा जाए तो रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैर्यू, जॉन सटलिंग, रिचर्ड लवलेक और ट्राइब ऑफ बेन। ट्राइब ऑफ बेन जिसे सन ऑफ बेन भी कहा जाता है, एक ऐसा आथर का ग्रुप जो बेन को फॉलो करता है। इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी डिवाइसेस थे, पर्सोनिफिकेशन इसमें एलेगरी है, जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आता है जर्मनियान का, विट काफी यूज किया गया, हाइपरबोली का यूज किया गया। प्यूरिटन इंटरगनम जो अगला फेज आता है, प्यूरिटन इंटरगनम 1649 से इसका स्टार्टिंग होती है, चार्ल्स फर्स्ट के बिहेडिंग के बाद जो है ओलिवर क्रॉमवेल का यहाँ पर शासन कहलाता है। इसके बाद जो है 60 में चार्ल्स सेकंड आते हैं, तब तक के चलता रहता है। प्यूरिटन थे कौन? प्यूरिटन वर इंग्लिश प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी। ये लोग ऐसे थे जो उस समय का जो कैथोलिक सिस्टम था, जो पोपवाद था, जो चर्च पे ज़्यादा बोलबाला लोगों का था, उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने एक ह्यूमैनिटी आवाज़ उठाई। इंटरगनम क्या होता है? बिटवीन टू रेंस। इंटर का मतलब बिटवीन और रेगनम का मतलब रेंस, टू रेंस के बीच। तो एक तो चार्ल्स फर्स्ट की रेन रही और चार्ल्स सेकंड की 60 में रही, इसके बीच का जो पीरियड रहा वो प्यूरिटन इंटरगनम कहलाता है, जो ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पर रहा। इसे कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहा जाता है। ओलिवर क्रॉमवेल कौन था? इज आल्सो नोन एज द लॉर्ड प्रोटेक्टर। ये क्वेश्चन बना है, हमने भी बनाया है कि लॉर्ड प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? पॉलिटिकल मिलिट्री ऑफिसर एंड द स्टेटमैन। ये एक मिलिट्री पर्सन थे, सैनिक थे। एक युद्ध नीति जो है आज की डेट में भी बड़ी ही रिलेवेंट मानी जाती है, गोरिल्ला टेक्निक्स। तो जो छुप के जो है मिलिट्री पे वार करना, तो गोरिल्ला टेक्निक माना जाता है कि ओलिवर क्रॉमवेल ने ही जो है इसको निजात करी थी, उसी से जो है इन्होंने किंग की आर्मी को हरा दिया था। इसी समय जो है देखा गया कि जो 1642 में पार्लियामेंट ने काफी अपना जो प्रभाव डाला, और उस समय तमाम डिवैचरी चीजें चलती थी, तो उन्होंने जो है थिएटर्स को क्लोज करा दिए।
जैसे आज की डेट में देखा गया, कुछ ऐसी पिक्चरें आ गई, कुछ मूवीज ऐसी देखने को मिलती हैं जो लगता है कि यूथ को जो है भटका रही है अपने मार्ग से जो है। तो इस चीज को देखते हुए जो है थिएटर्स को उसमें क्लोज कर दिया गया था 1642 में जो है। After the execution, Charles I, his eldest son, Charles II, proclaimed as the king by the Parliament of Scotland, but Cromwell defeated. Cromwell ने उसे हरा दिया. Charles II in the Battle of Worcester on 3 सितंबर 1651. मतलब जो चार्ल्स सेकंड आए तो ऐसे नहीं तुरंत आए बैठ गए, इसके पहले ओलिवर क्रॉमवेल से वो लड़ाई कर चुके थे. एंड ड्यू टू दिस किंग चार्ल्स सेकंड हैड टू फ्ली फ्रांस भाग जाते हैं, where he spent 9 years. 9 years होते हैं in exile, military victories in Ireland and against the Scot from 1649 to 1651. और वहां से खूब वर्क लिखा करते हैं और उनके जो है रिजिसाइड पे काफी लोगों को जो है यहाँ पर सूचना दिया करते हैं, एक प्रकार से अपने फेवर में करते हैं. और लास्ट में जो है ओलिवर क्रॉमवेल का भी कुछ ऐसा शासनकाल होता है, लोग बड़ा त्रस्त हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इमोरलिटी चीजें लागू करने लगे सिविलियंस के ऊपर. तो लोग परेशान होकर के सोचे कि चार्ल्स सेकंड का ही जो है आना ठीक है. तो सीधे सीधे उन्होंने जो है चार्ल्स सेकंड को आमंत्रित ही कर लिया कि अब हमें जो है इस जो है शासन से, पार्लियामेंट के शासन से निजात चाहिए, आप भी आओ. और वो साथ में जो है आ जाते हैं. कॉमनवेल्थ पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस. फर्स्ट पीरियड जो है 1653 वाज कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, सॉरी 1649 टू 1653, ये पहला पीरियड है. एंड इन 1649 द रैम पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड इंग्लैंड एज ए कॉमनवेल्थ, उन्हें कहते हैं कॉमनवेल्थ. सेकेंड पीरियड जो है द प्रोटेक्टेटर के नाम से आता है. इंग्लिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड ओलिवर क्रॉमवेल एज ए लॉर्ड प्रोटेक्टेटर, जो लॉर्ड थे उनको प्रोटेक्टेटर और लाइफ उनको जो है नियुक्त किया गया. और इनकी डेथ हो जाती है 1658 में. उनका लड़का आता है, वो बढ़िया कुछ चला नहीं पाता है. थर्ड पीरियड स्कॉटलैंड प्रोटेक्टेड के नाम से जाता है. इंग्लिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड द रिचर्ड क्रॉमवेल सन ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल एज ए लॉर्ड प्रोटेक्टर, बट ही वाज इनएफिशिएंट रूलर, लेकिन वो पर्याप्त रूलर नहीं रहते हैं. थर्ड पीरियड जो रहता है इनका. फोर्थ पीरियड किंग चार्ल्स सेकंड का आ जाता है. कोरोनेशन सेरेमनी टुक अप्रैल 36 61 एट एससी जॉर्ज डे एट वेस्टमिंस्टर. हालांकि आप साथ में ही आते हैं, लेकिन जो है इनका कोरोनेशन जो है बाद में होता है. इस पीरियड के जो मेजर राइटर थे, थॉमस होब्स का लेवियाथन है, काफी फेमस वर्क है इनका. जेरेमी टायलर्स होली लिविंग एंड होली डाइंग, जेरेमी टेलर का आता है. ये जो है एंग्लिकन बिशप थे, अभी क्वेश्चन जो है यहाँ से एक बना हुआ है. होली लिविंग एंड होली डाइंग इज अ गाइडबुक फॉर क्रिश्चियन ऑन हाउ टू लिव अ लाइफ होलीनेस एंड प्रिपेयर फॉर डेथ. कहते कहते कैसे जो है अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए और अंत तक के ले जाना है. कौन से वर्क की बात कर रहे हैं हम? होली लिविंग एंड होली डाइंग. क्रिश्चियनिटी का एक पाइयस वर्क माना जाता है. इसाक वाटन कंप्लीट एंगलर, और कई बार हमने भी दिया है, पूछा भी जाता है जब आप प्रैक्टिस किए हैं. एक कंटेम्पलेटिव मंस रिक्रिएशन इजाक वाल्टन्स 1593 टू 1683 के नाम से जाना जाता है. एक कंटेम्पलेटिव वर्क जो है माना जाता है. जॉन मिल्टन के कई वर्क जो है बहुत फेमस रहे हैं इस पीरियड के, वो तो पहले से आप परिचित हैं, एरोपजेटिका, ये सब फलाना धमाका. जॉन मिल्टन की जो पोइट्री है वो भी जो है इसमें काफी फेमस रही है, जैसे लास्ट और रीगेंट वगैरह. अब्राहम काउली का मेटाफिजिकल पोइट काफी जो है फेमस रहा है इस पीरियड में. किस पीरियड की बात कर रहे हैं हम? क्यों, किस पीरियड की बात कर रहे हैं हम? कैरोलाइन पीरियड सर. कॉमनवेल्थ पीरियड इंटरेक्ट कॉमन कहानी जो है बहुत पहले एक मास्टर साहब ने सुनाई थी कि एक लड़का जो है स्कूल में पढ़ रहा था, मास्टर जी पढ़ा रहे थे और बड़ा गुस्सा हो गया. उसने प्रश्न पूछा, जवाब ही नहीं दिया.
तो उसके पिताजी को बुलाया, कहा कि भाई साहब जो है कल अपने पिताजी को बुला के लाइएगा। पिताजी आए, ऑफिस में बैठाया, तो बोले कि जो है आपका लड़का बहुत ही केयरलेस है, और हम जो है उससे जब सवाल पूछते हैं तो वो सही से जवाब नहीं दे पाता है, जवाब देता नहीं सही से। और तो कहने लगे क्या हुआ साहब? तो बोलते कल जो है हम कहानी सुनाए, पूरा जो है सीता का स्वयंवर का, राम का विवाह, पूरा जो है प्रवचन चल रहा था, और धनुष तोड़ने का पूरा प्रसंग चल रहा था, पूरा पाठ जो है हमने पढ़ा दिया, रावण का धनुष तोड़ना वगैरह सारा कुछ जो है। फिर लास्ट में हमने पूछा इससे बताओ धनुष किसने तोड़ा? तो कह रहा कुमार साहब हमने नहीं तोड़ा। तो उसके पिताजी जो है खड़े हुए हाथ जोड़ के बोले साहब तोड़ा होगा, इसने हमारी चिलम फोड़ दिया था इसने। समझ रहे हैं? तो ऐसे न पढ़िए कि जो है घर वाले भी कहे कि हो सकता है लापरवाही हो इनकी, क्योंकि घर पे जो है एक बार चाय में पानी मिला दिया था। तो यहाँ पे होशो हवास में पढ़ा करिए, और चीजें जब पूछते हैं तो उसका माने कुछ जरूर होता है। एंड्रू मार्वेल मेटाफिजिक्स पॉइंट है, और ये जो है उस पीरियड के काफी मतलब प्रभावशील अथर माने जाते हैं। तो इनका प्रशासनिक और पार्लियामेंट में भी काफी जो है पहुंच थी। इन्होंने ही जो है जॉन मिल्टन को रेस्क्यू किया था चार्ल्स सेकंड के जो है थ्रोन पर आने के बाद। हेनरी वागन मेटाफिजिकल क्वाइट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हेनरी वागन मेटाफिजिकल क्वाइट है। साइलेंट सेंटिलेंस हमला है, तो इस पीरियड में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस थे? तो जनरली जो है यहाँ पर जो है प्यूरिटन्स अपना जो है लिखते थे, तो ऐसी चीज़ों को लिखते थे, ज़्यादा ऑर्नामेंटल चीज़ें नहीं होती थी, और वो इस चीज़ का विरोध करते थे। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को दिखाना, हकीकत को जो है ज़्यादातर दिखाते। रेप्लिकल इल्यूजन्स खूब देखने को मिलते थे, जैसे जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट ही देख लो। हाँ, डिडक्टिसिज्म शैक्षिक ज़्यादा चीज़ें होती थी, ज़्यादातर लोगों को मॉरल टीच वगैरह देने की बात करी जाती थी। अब आता है आपका नियो क्लासिकल पीरियड। तो नियो क्लासिकल पीरियड को भी अगर हम देखेंगे तो 60 के बाद से स्टार्ट हो जाता है, रेस्टोरेशन के बाद, मतलब चार्ल्स सेकंड के आने के बाद जो है। और नियो क्लासिकल चलता है हमारा 84 तक के जो है, 1784 तक के जो है, एजाज जॉनसन तक के। अब इसको हम 3 भागों में बांट करके इसको हम पढ़ते हैं। एक तो रेस्टोरेशन पीरियड, इसमें जो है सबसे फेमस राइटर जॉन ड्राइडन रहे, 60 से 1700 तक इनका पीरियड माना जाता है। और फिर इसके बाद जो है ऑगस्टन पीरियड आता है, इसमें जो है पोप ज़्यादा फेमस रहे हैं, इसलिए एज ऑफ पोप भी माना जाता है। 1700 से 1745 तक के रहता है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसमें डॉक्टर जॉनसन का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहता है, जिसलिए एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है, 1745 से 1784 तक की। इसके बाद जो है एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, जो बेन जॉनसन के बाद का और रोमांटिक पीरियड के बीच का होता है, और फिर आगे रोमांटिक पीरियड आपको देखने को मिलेगा 1798 से। इसका अगर हिस्टोरिक बैकग्राउंड की बात करें तो रेस्टोरेशन पीरियड जो है चार्ल्स सेकंड के आने के बाद से ही स्टार्ट होता है, और कॉमनवेल्थ के यहाँ पीरियड समाप्त हो जाता है। चार्ल्स सेकंड 60 से 85 तक के जो है ऊपर रहते हैं, और ये जो है रेस्टोरेशन मोनार्क को रेस्टोरेशन का क्रेडिट इन्हें ही जाता है। इसके बाद जो है किंग जेम्स सेकंड 1685 से 1688 तक के आते हैं, और इनके पीरियड में ही जो है एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है जो 1688 में होती है। इसके बाद कौन कौन आ जाता है? इन्हीं के बेटी और दामाद विलियम थर्ड और मेरी सेकंड 1689 से 1702 तक के इनका रेन जो है रहता है। इनके नाम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन्होंने ही स्थापित किया था। क्वीन एन जो है 1702 से 1714 तक के इनका रेन रहता है, न्यू क्लासिकल पीरियड में ये आते हैं। इसके बाद जॉर्ज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 1714 से 1820 तक के इनका रेन जो है रहता है। न्यू क्लासिकल जो नोटेबल राइटर हैं उनमें जो है जॉन मिल्टन, क्योंकि जो है 60 के बाद भी लिखते रहे हैं, एजाज मिल्टन से लेकर के, मतलब कैरोलिन में भी रहे, और इनका पीरियड लाइफ पीरियड रहा
और फिर क्रॉमवेल के पीरियड में रहा, रेस्टोरेशन पीरियड में रहा। न्यू क्लासिकल का जो प्राइमरी स्टेज है वो वहाँ पे उन्होंने टच किया। इसके बाद जो है जॉन ड्राइडन आपको देखने को मिलेंगे, जीआईसी में इनको फुल्ली पढ़ेंगे हम। एब्सलम एंड एक्टिव फील्ड जो है 1680 में आता है। मैक फ्लेकनो भी इनका ठीक ठाक वर्क है, कई बार पूछा गया। हिंद एंड पैंथर क्योंकि इसमें हिंद लगा हुआ है, 1686 में आता है। एज ऑफ पोप में जब हम पहुंचते हैं तो अलेक्जेंडर पोप, ऐसे क्रिटिसिज्म कई बार पूछा गया था। रेप ऑफ द लॉक मौकिपिक है, ऐसे ऑन मैन कई बार वर्क पूछे गए। जोनाथन स्विफ्ट का मॉडेस्ट प्रपोजल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, टाइटल ऑफ बुक्स 1704 में आता है। सैमुअल जॉनसन जो लास्ट में पहुंच जाते हैं ट्रांजिशन के पीरियड में, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष 1750 में आता है। लाइव्स ऑफ वाइट्स कई बार वर्क पूछा गया है। और डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1755 में आता है, कई बार ये वर्क से क्वेश्चन बना हुआ है। जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर्स और द टेटलर आता है। एक पीरियडिकल्स जो है ऐसे वर्क होता है और ये काफी फेमस जो है प्रोज राइटर माने जाते हैं। डेनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो और मॉल फ्रेंडर्स और जनरल्स ऑफ द प्लेग ईयर 1722 में आता है। सैमुअल रिचर्डसन का पामेला 1740 में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं तो हिस्ट्री से, लेकिन कभी भी कहीं भी इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। क्लेरिसा 1748 में आता है। हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडसन। विलियम कॉन्ग्रिव का द वे ऑफ द वर्ड, लव फॉर लव एंड मॉर्निंग ब्रिज। जॉन गे का जो है बेगर्स ओपेरा कई बार पूछा गया है। और ट्रेविया एंड फेबल्स 1727 में आता है। लॉरेंस ईस्टर्न का जो है लाइफ ऑफ ओबेनियंस एंड ईस्टर्न संडी, जेंटलमैन और सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू द फ्रांस एंड इटली। ओलिवर गोल्डस्मिथ द विकार ऑफ वेकफील्ड, सी स्टॉप द कंकर, हेनरी फील्डिंग और जॉन टॉम जोन्स फेमस वर्क है। और जोसेफ एंड्रयूज और अमेलिया, ये कुछ ऐसे वर्क जिनकी लिस्ट हमने आपको बताई, काफी फेमस वर्क हैं। हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, एडवर्ड गिब्बन। क्रिस्टोफर स्मार्ट का जो है जुबिलेट एंग्लो। इस तरह से जो है हमने कुछ फेमस वर्क और राइटर देख लिए। इसमें न्यू क्लासिकल कंसीट का, वही मेटाफिजिकल कंसीट का ही एक ग्रुप है। पालिया पैरलिज्म मतलब समकालीन काफी जो है वर्क इसमें देखने को मिलते हैं और क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर पोप का ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में ऐसे लाइन आती है, कई बार पूछी गई है। टू इर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन, एंटीथेसिस का ये एग्जांपल है। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से अलेक्जेंडर पोप की लिया गया है। डिकोरम न्यू क्लासिकल का एक फीचर रहा है। इसे रेप ऑफ द लॉक में जो है आपको काफी हाइपोथेटिकल चीजें देखने को मिलेंगी, एक्सेजरेटेड चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ऑर्नामेंटल चीजें होती है। अब जो है हम आगे एक एक राइट एज को पढ़ेंगे। रेस्टोरेशन पीरियड, फिर इसका बाद पोप और फिर एज ऑफ जॉनसन या फिर सेंसिबिलिटी का। तो कल जो है हम चालू करेंगे रेस्टोरेशन पीरियड से। आज का सेशन हमारा यहीं तक के, आगे का देखते हैं हम लोग लिटरेरी टर्म्स वाइब्रेंसी में। थैंक यू, Thank you Thank so you, much. sir. मोस्ट वेलकम। Once Sir. again, I'll ask you good evening. Now Good let's evening, start. ma'am. Very good evening. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लिटरेरी टर्म्स को। स्क्रीन हमारी होप सो आप सबको विजुअल हो रही होगी। कल हम लोगों ने कितना देखा था, एंटीथेसिस तो देख लिया था। जी, क्या स्क्रीन हमारी विजुअल नहीं हो रही है आप सबको? बता दीजिए एक बार। अभी हो गई है यस मैम। मैम, विजुअल मैम। ओके, आर्केइज्म तक हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग असाइड पढ़ेंगे। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन असाइड का, आप लोग को पता ही है। ठीक है, असाइड में होता क्या है, इसमें भी इनर थॉट होती है, अपनी थॉट को रिवील करते हैं, लेकिन किसके सामने? ऑडियंस के सामने, ना कि स्टेज पे जो करेक्टर होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो देख लेते हैं असाइड क्या होता है। कन्वेंशन इन ड्रामा whereby a character out stage addresses the audience। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एड्रेस अगर पूछा जाए किसको किया था? ऑडियंस को, टू रिवील सम इनर थॉट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब कोई ड्रामा चलता रहता है, धारावाहिक चलता रहता है, तो उसमें भी जो करेक्टर होते हैं वो ऐसे बुलाते हैं, मतलब जो देखते हैं ऑडियंस उनको बुलाते, बोलते अब देखिए मजा आएगा,
ठीक है ना, वो हम लोगों को एड्रेस करते हैं, मतलब जो देखते रहते हैं। इनर थॉट और फीलिंग दैट इज अ प्रिज्यूम्ड ऑडिबल, एक मिनट, यस यही आगे ही जाना पड़ेगा, ओके, ऑडिबल टू एनी अदर कैरेक्टर्स, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, एड्रेस किया जाएगा ऑडियंस को, ना कि उस पे कैरेक्टर जो मौजूद होंगे उनको, या उनको एक्सप्रेस किया जाएगा। इट इज अ थिएट्रिकल डिवाइस व्हेन अ कैरेक्टर एक्सप्रेसेस टू द ऑडियंस हिज और हर थॉट और इंटेंशन इन अ शॉर्ट स्पीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें शॉर्ट स्पीच होता है विच इज द कन्वेंशन। आप इसको देख सकते हैं, दिस डिवाइस आर फ्रीली यूज्ड इन मेलोड्रामा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख सकते हैं जैसे एज यू लाइक इट में टच स्टोन का जो शादी वाला चल रहा होता है, वहां पे देखिए एक करेक्टर है ओलिवर मार्क्स टेक्स्ट, ये कौन होता है, एक विकार होता है, एक प्रकार से पुजारी या पादरी बोल सकते हैं। तो वो बोलते हैं आई एम नॉट इन द माइंड बट आई वर बेटर टू बी मैरिड बाय, ये मैरिड, ये लाइन जो है, ये भी लाइन भी ध्यान रखिएगा, जो लाइक इट से है, ये किसका एग्जाम्पल है, असाइड का एग्जाम्पल है। आगे देख लेते हैं, मैकबेथ भी दे बोलते हैं थीन ऑफ ग्लैमिस थीन ऑफ काउडर द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, ये भी क्या है, असाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एंटागोनिस्ट कौन होता है, हेलो जो, मैम। यस बताएं। मैम सोलिलोक्य में भी तो यही होता है, इनर थॉट्स को ही वहां पर एक्सप्लेन करते हैं हाँ, और वो लेकिन दूसरों के वहां लिए पे इनऑडिबल रहता है। नहीं नहीं, वहां पे देखिए, इसीलिए तो हम पॉइंट को एम्फसाइज करते आ रहे हैं ना, वहां पे जी। देखिए हमने साइड में क्या देखा कि हम एड्रेस करते हैं किसको, ऑडियंस को, ऑडियंस को। जबकि जी मैम। सोलिलोकी में हम किसी को एड्रेस नहीं करते हैं, हम अपनी बात खुद से बताते हैं। जैसे कि आप अगर हम मन में कुछ सोच रहे हैं, तो हम वो कैसे आपको पता चलेगा हम कुछ कर रहे हैं कि बस ऐसे खड़े हैं, तो हम जी अपनी मैम। जो थॉट होती है, जो हम सोचते हैं, उसको जोर जोर से सोचते हैं, अच्छा अब मैं टीजीटी की तैयारी करनी चाहिए, ओके हमें इनसे बात करनी चाहिए, सुरेश सर का ये प्लान लेना चाहिए, तो ये हम किसी से बोल नहीं रहे हैं, ये हम अपने जी मन में मैम। विचार कर रहे हैं, बात समझ पा रहे लेकिन हैं आप। वो सुनाए जाते हैं वहां पर थी, मतलब हाँ, वो ऑडियंस हम को। अलाउडली बोलते हैं। और एक चीज बता दें, असाइड और सोलिलोकी में पहला तो हमने अंतर बता दिया, ऑडियंस वाला क्लियर हुआ, जी। दूसरा वो शॉर्ट नहीं होगा, वो जबकि लॉन्ग होगा। असाइड शॉर्ट स्पीच होगा, थोड़ा सा होगा, बस इतना बोलेंगे, अच्छा अब देखिए मजा आएगा, ठीक है ना। ये जी किस मैम। में जा रहा है, ये असाइड में जा, जबकि जी। सोलिलोकी में क्या हो रहा है, वो बोलते जाएंगे तब तक जब तक कि उनकी बात जो सोच रहे हैं, खत्म नहीं हो जाती है। जी समझ मैम। पा रहे हैं, ये जी मोस्ट जी। इंपॉर्टेंट हाँ डिफरेंस है। जी आगे मैम। देख लेते हैं, थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन होते हैं देख लेते हैं, कोई भी ड्रामा किसी फिक्शन में जो एंटागोनिस्ट होता है वो अपोजेस द हीरो, प्रोटोगोनिस्ट के क्या होता है, जस्ट अपोजिट में होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, ओथेलो में यागो क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में फरफ्रेज होता है एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंड किंग क्लाउडियस इन द प्ले हैमलेट क्या होता है, वो एंटागोनिस्ट होता है। सैटन पैराडाइज लॉस्ट में एंटागोनिस्ट होता है। अपोस्ट्रोफे ये एक प्रकार से फिगर ऑफ स्पीच भी है, लिटरेरी वॉइस के अंतर्गत भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। इसमें क्या होता है अपोस्ट्रोफी में, पहले इसको देख लीजिए, ग्रीक टर्म है, इसमें डायरेक्ट या एक्सप्लिसिट जो ड्रेस होता है किसको किया जाता है, या तो वो बंदा रहे ना, वो पर्सन एब्सेंट रहे, ठीक है ना, या कोई एनिमेट चीज हो, जैसे निर्जीव चीज हो, नॉन ह्यूमन चीज को हम एड्रेस करते, जैसे ओ बादल, मैंने क्या किया उस चीज को जो कि वो जीवंत नहीं है, उसको मैंने डायरेक्टली एड्रेस कर दिया, वो अपोस्ट्रोफी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे उसमें क्वालिटीज एब्स्ट्रैक्ट होंगी, आइडिया विचार कुछ भी हो सकता है, वो डेड पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा वर्ड्सवर्थ का वर्क जो कि लंदन 1802 में, वो मिल्टन को एड्रेस करते हैं, जबकि मिल्टन उस समय पे होते ही नहीं है, वो क्या होते हैं, वो डेड पर्सनालिटी के रूप में वहां पे मतलब उनको एड्रेस किया जाता है, तो भी किसका एग्जाम्पल आएगा, अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल आएगा, क्लियर। यस देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, दाओ सुडस्ट, देखिए मिल्टन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मिल्टन को जैसा लग रहा है कि मिल्टन उनके सामने खड़े हैं, ठीक है ना। मिल्टन लंदन 1802, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1802 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मिल्टन दाओ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इस समय आपको जरूर होना चाहिए था, ठीक है ना। अब देखिए जॉन केट्स की ऑड एंड ग्रेस एंड अर्न में जो स्टार्टिंग करते हैं, और एंटोनीज क्राई इन जूलियस, जूलियस सीजर में क्या बोलता है, वो जजमेंट, जजमेंट को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, इंपॉर्टेंट भी हैं, एज इट इज एग्जाम में आए भी हैं, आने के चांसेस भी हैं,
और दूसरी चीज एग्जाम्पल किसके हैं, अपोस्ट्रोफी के। फ्राइल्टी दाई नेम इज वोमेन कहाँ से लिया गया है, बताइए जल्दी से। हेमलेट से। हेमलेट, बहुत अच्छा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, अपोस्ट्रोफी के हो गए। लेकिन एक लाइन और आती है जहां पे वो हेमलेट की माँ हेमलेट को एड्रेस करती हैं, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन वो अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल नहीं होता क्योंकि वो प्रेजेंट होता है, हेमलेट वहां पे प्रेजेंट होता है, उसे एड्रेस करते हैं। तो इसमें शर्त जान लीजिए, वो या तो अब्सेंट हो, या तो डेड हो, या तो वो अन्य इनह्यूमन हो, मतलब वो मानव ना हो ना, यही इसकी शर्तें हैं। आगे देख लेते हैं एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक क्या होता है, देख लीजिए इसका ग्रीक वर्ड क्या होता है, एक्रोस्टिकियन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कोई भी वर्ड हो गया, ठीक है ना, हर एक जो वो होता है, फ्रेज होता है, उसका जो पहला लेटर होता है, ठीक है ना, ये वर्टिकल भी हो सकता है, और क्या कहते हैं कि जिसे बोल सकते हैं आप, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं, पहले इसको ही देख लेते हैं फिर हम डिटेल में बताते हैं। जस्ट वेट प्लीज। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पहला लेटर ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड, कोई फ्रेज हो जाए, अदर सिग्निफिकेंट सीक्वेंस व्हेन रीड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, चाहे वो ऐसे हो जाए, चाहे वो ऐसे हो जाए, चाहे किसी भी सीक्वेंस में वो दिया जा सकता है, लेकिन जो ये बनेगा सीक्वेंस, उससे कोई ना कोई मीनिंग निकलेगी। इसको ध्यान रखिएगा, जो ये सीक्वेंस दिया रहता है उससे कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज बता दे, ये जो एक्रोस्टिक होता है ये कंपोज हो सकता है वर्स में भी और प्रोज में भी, ठीक है, ये भी पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। आजकल आप लोगों ने देखा है कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, उसमें आते हैं, ऐसे करके आती है, ऐसे करके लाइन आती है, बोलते हैं कि इसमें वर्ड बनाइए, ठीक है ना, सार्थक वर्ड बनाइए। तो वैसा ही ये ऐसा ही ये भी है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है, मदर बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर भी सीक्वेंस बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, लास्ट में बन सकता है, ठीक है। इट कैन बी फर्स्ट, मिडिल और लास्ट लेटर ऑफ ईच अदर, और एक वर्ड इसमें निकल के आएगा, एक फ्रेज बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे MOTHER से क्या बन गया है, मदर बन गया है। क्लियर हो रहा है जी, बता दीजिए। यस मैम, सर इसको फिर से समझा दीजिए। समझा दी मैम। ओके, हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, एक ऐसी कविता, अब शुद्ध हिंदी में आप लोग को समझा रहे हैं, एक ऐसी कविता जिसमें हर एक पंक्ति के पहले अक्षर को पढ़ने पर एक शब्द, वाक्यांश या महत्वपूर्ण जो अनुक्रम बनते हैं, क्या बन रहा है, एक महत्वपूर्ण अनुक्रम बन रहा है ना, ठीक है ना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, चाहे वो जिसे बोल सकते हैं कि वर्टिकल हो, किसी भी रूप में वो क्रम बन सकता है, लेकिन वो एक जिसे बोल सकते हैं एक मीनिंग निकालेगा, एक वर्ड बनाएगा, ठीक है ना। ये वर्स में भी बन सकता है, ये प्रोज में भी बन सकता है, ठीक है ना। हालांकि ये पजलिंग बना करके एंटरटेन के लिए यूज किया जाता था यूनान में, ये पहले यूनान से ही निकला हुआ है। क्लियर, और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, इतना समझ में आ गया जी। मैम यस मैम। एक्रोस्टिक, हाँ पूछिए, क्या बोल रहे हैं आप, कौन मैम कुछ ये बोल रहा है। इसके नेम को दिखा दीजिए मैम। अच्छा, एक्रोस्टिक, ओके, यहाँ पे है एक्रोस्टिक, समझ गए। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, ये प्रोज में भी हो सकता है, वर्स में भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं अपोरिया, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट लेटर के साथ, मतलब फर्स्ट में ही स्टार्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट को ही फॉलो कर रहा है, MOTHER बन रहा है, मिडिल में भी बन सकता है, लास्ट में भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और एक कोई अर्थ लेकर आएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कुछ भी बना देगा, नहीं, कोई एक अर्थ लेकर आए, कोई एक मीनिंग लेकर आएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं अपोरिया। अपोरिया क्या होता है, इसको देखिए, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या नाम था, जैक डेरिडा का एक बहुत ही फेमस फ्रेज है। ये ग्रीक में बोल सकते हैं टू एट लॉस, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा, सॉरी लोकी, टू बी या नॉट टू बी दैट इज अ क्वेश्चन, जीऊं या मरूं, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब जीने के लॉजिक देता है
तो वो भी लगता है ऑडियंस को हाँ हाँ इसको जीना चाहिए, और मरने की लॉजिक देता है तो बोलता है हाँ हाँ मर जाना चाहिए। मतलब जो कंडीशंस होते हैं, जो डिबेट होते हैं, उसमें एक पक्ष पे आप मतलब एक पक्ष पे जाकर नहीं बोल सकते हाँ यही पक्ष सही है। दोनों पक्ष का जब लॉजिक सुनते हैं तो दोनों आपस में लगते हैं कि हाँ दोनों अपनी अपनी जगह पे राइट है। तो देख लेते हैं क्या होता है। द ग्रीक वर्ड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी यूज्ड इन क्लासिकल फिलोसफी टू डिस्क्राइब अ डिबेट, ठीक है, इन विच द आर्गुमेंट ऑफ इस साइड आर इक्वली वैलिड। जैसा कि मैंने बताया, दोनों जो डिबेट में अर्थ निकलते हैं, जो लॉजिक दिए जाते हैं, दोनों लगता है कि हाँ ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है ना। ये टर्म को दिया था किसने, जैक डेरिडा ने। इनकी थ्योरी जो डिकंस्ट्रक्शन था उसमें इसमें देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। यस, इसमें जो चीजें होती हैं वो अनडिसाइडेबल होती हैं। आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये लॉजिक सही लग रहा है या ये लॉजिक सही, दोनों अपनी अपनी जगह पे हमें सही दिखता है। आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक इसका अर्थ, नॉट नो डेफिनेट मीनिंग, कोई निश्चित मीनिंग नहीं निकल पाता। जैसे बोलते हैं जैक डेरिडा ने कहा है कि किसी भी चीज का फाइन मीनिंग निकल सकता है लेकिन फाइनेस्ट नहीं हो सकता। देखिए, फाइनर मीनिंग बट नॉट फाइनेस्ट, ऐसा जैक डेरिडा कहते हैं कि किसी चीज का फाइन मीनिंग हो सकता है लेकिन फाइनेस्ट नहीं हो सकता कि नहीं यही बेस्ट है, इट्स नॉट पॉसिबल। ये इंडिकेट करता है इंटरप्रेटेटिव डिलेमा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मीनिंग ऑफन क्या होता है, अनडिसाइडेबल होता है, कंट्राडिक्टरी मीनिंग में देखने को मिलता है, विरोधाभास देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये सारे किसके हैं, याद रखिएगा, अपोरिया के, ठीक है ना। सब बोलते हैं अपने अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करना, जैसे पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो ये भी क्वेश्चन एक बना हुआ है कि सही बात है कि पहले मुर्गी आएगी, अगर पहले मुर्गी आई तो फिर अंडा कहाँ आया, कब आया, पहले तो अंडा आया, फिर अंडा आया तो हम अंडा दिया किसने, सवाल बना हुआ है ना। किसी पे भी आप जा नहीं सकते ना कि हाँ यही सही है या यही गलत है। समझ में आ रहा है, वॉइस आ रही है हमारी आप सबको जी। यस मैम। यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। ये क्या होता है देख लेते हैं। A literary criticism, the term archetype denotes recurrent narrative design। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो आर्केटाइप होता है, एक मिनट जस्ट वेट प्लीज। आर्केटाइप क्या होता है, एक प्रकार से मॉडल होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक पैटर्न होता है, एक मॉडल, एक डिजाइन होती है, ठीक है ना। और जिसको हम क्या कहते हैं कि अपने विचारों के माध्यम से, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि लिटरेचर में, आर्ट में इसको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जस्ट वेट प्लीज। ओके, वॉइस आ रही है हमारे यहाँ सबको जी। यस, बता दीजिए। अब तो है वॉइस मैम। आ रही है? ओके ओके। देखिए, आर्केटाइप जैसा कि हमने बताया, एक मॉडल होता है, एक डिजाइन होता है, पैटर्न का एक एक्शन होता है, जिसमें कैरेक्टर्स के टाइप्स, थीम्स, ये सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। इसको इतना ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि आर्केटाइप जो है वो किससे बना हुआ है, तो इसमें दो वर्ड से बना है। एक आर्केन होता है, ARCHIEN होता है ना, EIN होता है। आर्किन मतलब होता है बिगिन करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। और टाइपोज, TYPOS, टाइपोज मतलब होता है कोई चीज का मॉडल, ठीक है ना, या फॉर्म, यू कैन से दैट इट्स अ फॉर्म, ठीक है, इसी से बना हुआ है। इसका मतलब होता है जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, किसी चीज का ओरिजिनल फॉर्म ही आर्केटाइप होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब इसमें क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, इसको भी हम समझते चल रहे हैं, हमने पहले अभी आर्केटाइप की बात की है। अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या होता है, इट्स डराइव फ्रॉम चार्ल्स जुंग। इस थ्योरी को चार्ल्स जुंग ने दिया था, ठीक है ना। एंड जेम्स फ्रेजर इन हिज बुक, इनका एक बुक आया था द गोल्डन बॉग, जो 1890 में आता है, पहली बार इसको उन्होंने यूज किया था, ठीक है ना। अदर इसमें जो ऑथर है, जो कैनेडियन क्रिटिक है नॉर्थन फ्रायर, भी इसी से रिलेटेड है, आर्केटाइप क्रिटिसिज्म से ही रिलेटेड है। ये तीनों नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। आउबेड क्या होता है, वेल नोन है, एक प्रकार से सुबह में जैसे गुड मॉर्निंग करके जगाते हैं ना, वैसे एक प्रकार से मॉर्निंग सॉन्ग होता है। ये ओल्ड फ्रेंच अल्बा से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है डॉन सॉन्ग, भोर में, मॉर्निंग में उठाना,
ना, बाबू सोना जादू टोना को अपने ऐसे ग्वाल करके उठाने के सेंस में होता है। अ पोम इन विच लवर्स कंप्लेंट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द डॉन, कह रहे अभी तक सुबह हो गई आप उठे नहीं, ऐसा वाला। इट इज एन अर्ली मॉर्निंग सॉन्ग whose usual motive is an urgent request to elope to wake up, अब जल्दी से उठ जाओ, ऐसा ना। जनरली इन्वॉल्विंग लवर्स who must part are occasionally, ना। one lover who asks the other to wake up, कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे को जगाने के लिए, बात इतना समझिए, जैसे कि आप देख सकते हैं रोमियो जूलियट में ये लाइन आती है, इट इज द लार्क द हेराल्ड ऑफ द मॉर्निंग, ये भी आउबेट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। एक मिनट, इधर छूट गया क्या? नहीं, इधर ही है, ओके। सिम्बलिन में भी देखिए है, हार्क हार्कल द लार्क इन हेवंस गेट सिंग्स, ये भी ऑबिट का एग्जाम्पल है। चौसर का ट्रायल्स एंड क्रेसिडे में भी मिंथ हार्ट इज लिफ्ट माई ट्रस्ट एंड माई प्लीजियंस, ये भी किसका है? ऑबिट का एग्जाम्पल है। जॉन डन का डन सन राइजिंग, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? ऑबिट के ही एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। यस, एटमॉस्फेयर जानते ही हैं, कोई वातावरण, मनोदशा ना, मूड, इसके लिए यूज किया जाता है। अदर वर्ड में अगर इसका नेम देखें तो मूड होता है, टोन होता है, बोलते हैं आपका मूड बिगड़ा हुआ है, मतलब आपकी मनोदशा ठीक नहीं लग रही है ना। और क्या होता है, फ्रेंच वर्ड एम्बियंस भी होता है, एम्बियंस भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज द इमोशनल टोन ऑफ लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क में इसको एक प्रकार से इमोशनल टोन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। विच फॉस्टर इज द रीडर एक्सपेक्टेशंस एज द कोर्स ऑफ इवेंट्स, वेदर हैप्पी, हॉरिबल और डिस्ट्रेस्ड हो सकता है। एटमॉस्फेयर जो प्रेजेंट होता है सेटिंग में, टाइम में, कंडीशन अंडर विच द कैरेक्टर लीव, जहाँ पे जैसे सपोज दैट आपने देखा है जब मैकबेथ की कहानी स्टार्ट होती है वहीं से पता चल जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि पहले ही आपने एक्ट में देखा है, एक्ट के पहले ही सीन में आता है चुड़ैलें दिखने आती हैं, विचेस दिखने लगती हैं, तो इसका मतलब जो इसका मूड होने वाला है आगे बड़ा खतरनाक होने वाला है, ठीक है ना, पूरा फियरफुल माहौल बना देता है, ठीक है ना, बिगनिंग में ही दिखा देता है। देखिए हेमलेट में भी बिगनिंग में ही घोस्ट दिखा देता है, देखिए मैकबेथ में भी दिखा देता है, थ्री विचेस जो दिखाती है, तो उसके मूड से ही पता चल जाता है कि आगे कुछ तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और जो अच्छी कहानी होने वाली होती है उसका एटमॉस्फेयर जो बना जाता है स्टार्टिंग से ही बहुत खुशनुमा हंसता खेलता है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अवांट गार्डे क्या होता है, एक प्रकार से इनोवेशन के सेंस में होता है। ये इट इज अ फ्रेंच मिलिट्री मेटाफर विच मीन्स एडवांस गार्ड, किसी चीज के लिए आगे डिजाइन करना, सोचना, लिखना, इनोवेटिंग की चीजों को करना ना, ये टर्म जो होता है इंडिकेट करता है या डिजाइन करता है न्यू राइटिंग दैट कंटेन्स अ इनोवेशन इन अ फॉर्म ऑफ टेक्निक, ठीक है। देख लेते हैं थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है। इट डिनोट्स एक्सप्लोरेशन एंड फाइंडिंग, इनोवेशन एंड इन्वेंशन, समथिंग न्यू, कोई चीज को नया करने के लिए आगे समय के साथ, ऐसा समझिए कि समय के साथ या समय से भी आगे चीजों को सोच लेना, ठीक है ना। अगर इतना सोचते नहीं तो फिर आज यहाँ तक हम लोग की लाइफ आती ना, किसी ने इतना सोचा होगा तभी तो आज कहाँ आप लोग बैठे हैं, कहाँ हम बैठे हैं, और कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके। आगे देख लेते हैं इन द 19th century द रोमांटिक्स एंड लेटर द सिंबलिस्ट पोएट्स वर अवांट-गार्ड इन द 20th century। ये सारी किसके हैं आप देख सकते हैं, क्या कहते हैं, अवांट-गार्डे से ही रिलेटेड है। अवांट-गार्डे हैज इंक्लूडेड द प्रोपोनेंट्स ऑफ इमेजिज्म, प्रोजेक्टिविज्म ना, एग्जांपल में जैसे जो बीट मूवमेंट्स हैं, ऑब्जेक्शंस ऑफ एन अमेरिकन कल्चर इन द 1950s। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 40 तक अवांट-गार्डे तक कंप्लीट किया। किसी पॉइंट में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं जी।